Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. So, today we will discuss the doctrine of repugnancy, and before understanding this doctrine, let us discuss A bit about the federalism feature of our constitution. So, federalism means a division of authority between central and state government. And Article 245 of Indian Constitution tells us about the legislative scheme of our constitution. So, according to Article 245, पावर टू लेजिस्लेट या कानून बनाने की क्षमता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास है. So, according to Article 245, there is a distribution of powers between central and state governments. और दोनों अपनी अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स के अकॉर्डिंग कानून बना सकती हैं. So, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. That means सेंट्रल और स्टेट को अपनी अपनी टेरिटोरियल लिमिट्स के अकॉर्डिंग लॉज एनेक्ट करने की या लॉज बनाने की पावर है, और दोनों में से कोई भी दूसरे से सबऑर्डिनेट नहीं है. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लॉज एनेक्ट करने की उतनी ही पावर है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. स्टेट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनेक्ट और लेजिस्लेट लॉज. अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉज बनाने की पावर है. नाउ अंडर आर्टिकल 246 we will see how this law making power is distributed between state and union government by our constitution. So article 246 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, और हर एक लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट मैटर्स दिए हुए हैं जिन पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है. जैसे डिफेंस से रिलेटेड लॉ बनाना है, हेल्थ से रिलेटेड लॉ या एजुकेशन से रिलेटेड लॉ, तो इस तरीके के सब्जेक्ट मैटर हर एक लिस्ट में इन्यूमरेटेड है. नाउ लेट्स रीड द आर्टिकल 246. सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट. Clause 1. Notwithstanding anything in Clause 2 and Clause 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 in the 7th schedule in this Constitution referred to as Union List. So, Parliament या Central Government List 1 में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बना सकती है, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं. लेकिन आर्टिकल 246 का क्लॉज 1 नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू है. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3. दैट मीन्स ये नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है. यानी कि जो भी प्रोविज़न क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में है उसके होते हुए भी क्लॉज 1 ही प्रिवेल करेगा. अब देखते हैं कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में ऐसा क्या है जो क्लॉज 1 उनसे ज़्यादा सुपीरियर है. क्लॉज 2 सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 3, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट also have the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 3 in the 7th schedule in this constitution referred to as concurrent list. So according to clause 2 of article 246, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बना सकते हैं. दैट मीन्स कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन पर लॉ बनाने की पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है. और क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी लिस्ट 2 दी हुई है, जिसे हम स्टेट लिस्ट भी कहते हैं, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बना सकती है. लेकिन हमने देखा था कि क्लॉज 1 नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज है. क्लॉज 1 किस लाइन से शुरू था?
notwithstanding anything in clause 2 and clause 3. तो clause 2 एंड क्लॉज 3 में स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव पावर होते हुए भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया लॉ ही सुपीरियर होगा. नाउ क्लॉज 4, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list. Now according to clause 4, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़ जो स्टेट का पार्ट नहीं है या और कोई टेरिटरी जो इंडियन टेरिटरी में ऐड हुई हो या एक्वायर की हो इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, फिर चाहे उस टेरिटरी से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में इन्यूमरेटेड क्यों ना हो. सो आर्टिकल 246 टेल्स अस अबाउट द लॉ मेकिंग पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, जिसमें आर्टिकल 246 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट को लिस्ट 1 में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉज एनेक्ट करने की पावर है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, यूनियन टैक्सेस एक्सेट्रा. क्लॉज 2 में कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाने की पावर है. सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास ये पावर है. और एक बात ध्यान रखना कि क्लॉज 2 लिस्ट 3 की बात करता है, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. क्लॉज 2 लिस्ट 2 की बात नहीं करता. यहाँ क्लॉज और लिस्ट सीक्वेंस में नहीं है. इसके बाद क्लॉज 3 में स्टेट लेजिस्लेचर्स को स्टेट लिस्ट या लिस्ट 2 के सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है. फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट. तो ये सब था आर्टिकल 246 के अंदर. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. नाउ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी, which is given under Article 254 of Indian Constitution. So what is the meaning of this term repugnancy? Repugnancy means inconsistency or incompatibility. रिपग्नेंसी का मतलब होता है विरोधी, प्रतिकूलता या असंगति. तो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए लॉज और स्टेट गवर्नमेंट के बनाए लॉज एक दूसरे के विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो, वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी अप्लाई होती है. तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन दो तरह से एक दूसरे के रिपग्नेंट हो सकते हैं. The first is where the legislations, though enacted with respect to matters in their allotted sphere, overlap and conflict. That means जहाँ पार्लियामेंट का लिस्ट 1 में बनाया कोई एक्ट और स्टेट लेजिस्लेचर का लिस्ट 2 में बनाया कोई एक्ट आपस में कन्फ्लिक्ट करते हो या एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, वहाँ दोनों में रिपग्नेंसी होगी. एंड द सेकेंड इज जहाँ कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया हो और स्टेट ने भी लॉ बनाया हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग हो, दोनों एक दूसरे से इनकन्सिस्टेंट हो. तो ऐसे केस में दोनों एक्ट्स में रिपग्नेंसी होगी. एंड इन बोथ दीज सिचुएशंस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन विल प्रीडोमिनेट. तो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट में बनाए लॉज में कन्फ्लिक्ट हो या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अपने अपने अलॉटेड स्फेयर में बनाए लॉज में कन्फ्लिक्ट हो, पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करेगा. एंड फर्स्ट सिचुएशन में बाय नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज इन आर्टिकल 246 क्लॉज 1 पार्लियामेंट लॉ प्रिवेल करेगा. और सेकेंड सिचुएशन में पार्लियामेंट्री लॉ आर्टिकल 254 के अकॉर्डिंग प्रिवेल करेगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे. Let's read the article 254 clause 1. If any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by the parliament, which is parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in concurrent list, then subject to the provision of clause 2, the law made by parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall to the extent of repugnancy be void. So the doctrine of repugnancy is envisaged in Article 254 of Indian Constitution.
तो आर्टिकल 254 कहता है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाता है और वो लॉ या वो एक्ट पार्लियामेंट के बनाए किसी एक्ट से कन्फ्लिक्टिंग हो या इनकंसिस्टेंट हो तो पार्लियामेंट लॉ ही प्रिवेल करेगा। सो आर्टिकल 254 क्लॉज 1 में 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेचर ने कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पर कोई एक्ट एनेक्ट किया हो। सेकेंड इज वो एक्ट पार्लियामेंट के किसी लॉ से कन्फ्लिक्ट करता हो। फिर चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का वो एक्ट पार्लियामेंट के एग्जिस्टिंग लॉ से कन्फ्लिक्ट करता हो या फिर पार्लियामेंट ने स्टेट लॉ के आने के बाद कोई नया लॉ एनेक्ट किया हो और अगर एग्जिस्टिंग स्टेट लॉ पार्लियामेंट के नए लॉ से कन्फ्लिक्ट करता है तो फिर पार्लियामेंट लॉ ही प्रिवेल करेगा। ये जो फ्रेज़ है इसमें बिफोर एंड आफ्टर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, इसी से पता चलता है कि पार्लियामेंट के लॉ जो पहले बना है और जो स्टेट लॉ के आने के बाद बना है, दोनों केसेस में पार्लियामेंट लॉ ही प्रिवेल करेगा। इन शॉर्ट, चाहे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट लॉ हो या कोई नया पार्लियामेंट लॉ हो, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ पार्लियामेंट लॉ से कन्फ्लिक्टिंग है या इनकंसिस्टेंट है तो पार्लियामेंट लॉ ही प्रिवेल करेगा। तीसरी बात हमने इस आर्टिकल में ये पढ़ी कि स्टेट लॉ सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी ही वॉइड होगा, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लॉ पूरा वॉइड हो जाएगा, सिर्फ उतना पार्ट ही वॉइड होगा स्टेट लॉ का जितना पार्लियामेंट लॉ से इनकंसिस्टेंट है। चौथी बात ये थी कि आर्टिकल 254 क्लॉज 2 आर्टिकल 254 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो है, यानी कि जहाँ क्लॉज 2 की कंडीशंस पूरी होंगी वहाँ क्लॉज 1 अप्लाई नहीं होगा। तो देखते हैं क्लॉज 2 में क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। आर्टिकल 254 क्लॉज 2 सेज दैट where a law made by the legislature with respect to one of the matters enumerated in concurrent list contains any provision repugnant to the provision of an earlier law made by the parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of that state shall it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent and prevail in that state only। यानी कि अगर कोई स्टेट लॉ पार्लियामेंट्री लॉ से इनकंसिस्टेंट है लेकिन उसे अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाए या प्रेसिडेंट की एसेंट उस लॉ को मिल जाती है तो फिर स्टेट लॉ वॉइड नहीं होगा और उस स्टेट लॉ को पार्लियामेंट्री लॉ से रिपग्नेंट होते हुए भी मान्यता मिल जाएगी एंड द रिपग्नेंट लॉ कैन इवन प्रिवेल इन दैट स्टेट। तो प्रोविज़न क्लियर हो गया आपको। इसके बाद क्लॉज 2 में एक और प्रोवाइजो है विच रीड एज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम एनेक्टिंग एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर इंक्लूडेड अ लॉ एडिंग टू amending, varying, repealing the law so made by the legislature of the state। That means जो अभी हमने डिस्कस किया कि रिपग्नेंट स्टेट लॉ को भी प्रेसिडेंट की असेंट के थ्रू मान्यता मिल सकती है, तो इस सिचुएशन में ऐसे किसी लॉ को पार्लियामेंट एक नया लॉ बनाकर वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। फिर चाहे पार्लियामेंट्री लॉ स्टेट लॉ में कुछ प्रोविजंस ऐड कर दे या कुछ प्रोविजंस अमेंड कर दे या पुराने लॉ को नए लॉ से रिपील कर दे। So ultimately it is the parliamentary law which prevails in case of repugnancy between central law and state law। Now let's see the Supreme Court's interpretation of doctrine of repugnancy। M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 को इंटरप्रिटेट किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कोर्ट सेड दैट जहां कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए लॉज फुल्ली इनकंसिस्टेंट एंड एब्सोल्युटली इर्रिकंसिएबल हो वहाँ सेंट्रल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। एब्सोल्युटली इर्रिकंसिएबल का मतलब है जहाँ दोनों एक्ट्स का साथ में प्रिवेल करना इम्पॉसिबल हो, तो ऐसे केस में सेंट्रल एक्ट ही प्रिवेल करेगा। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग रिपग्नेंट स्टेट एक्ट सिर्फ
तभी प्रिवेल कर सकता है जब स्टेट एक्ट को आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की असेंट मिली हो, और स्टेट एक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी ही प्रिवेल करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई एक्ट सब्सटेंशियली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में फॉल करता है लेकिन इंसिडेंटली सेंट्रल लिस्ट की एंट्रीज में भी एंटर कर रहा है, तो उसे हम रिपग्नेंसी नहीं कहेंगे। इनफैक्ट ऐसे केस में डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी से रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद पॉइंट 4 is the result of obtaining the assent of president would be that so far as the state is concerned it will be prevail in the state and overrule the provisions of central act in their applicability to the state only। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट की असेंट लेने से रिपग्नेंट स्टेट लॉ भी अप्लाई किया जा सकता है और सेंट्रल एक्ट सिर्फ उसी स्टेट में वॉइड होगा जिस स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के लिए प्रेसिडेंट ने असेंट दी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट के असेंट के बाद भी पार्लियामेंट स्टेट लॉ को एक नया लॉ बनाकर रिपील कर सकती है। एंड आफ्टर दैट देयर आर प्रपोजिशंस लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिस्पेक्ट। द फर्स्ट इज टू enactments contain inconsistent and irreconcilable provisions। तो स्टेट और सेंट्रल एक्ट की enactments इनकन्सिस्टेंस या irreconcilable होनी चाहिए डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी अप्लाई करने के लिए। Second is that there can be no repeal by implication unless the inconsistency appear on the face of two statutes। यानी कि अगर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट की इनकन्सिस्टेंसी साफ साफ नहीं दिखाई देगी तो स्टेट लॉ बाय इम्प्लीकेशन वॉइड नहीं होगा। पार्लियामेंट को रिपीलिंग एक्ट पास करना होगा इसके लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है द कोर्ट सेड अगर सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट बिना किसी टकराव के या बिना किसी विरुद्धता के एक साथ सेम फील्ड में ऑपरेट कर सकते हैं तो दोनों ही वैलिड होंगे, दोनों ही प्रिवेल कर सकते हैं, उनका रिपग्नेंट होना ज़रूरी नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज दैट वेयर देर इज़ नो इनकन्सिस्टेंसी बट अ स्टैट्यूट ऑक्यूपाइंग द सेम फील्ड सिक्स टू क्रिएट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ऑफेंसेस नो क्वेश्चन ऑफ रिपग्नेंसी अराइजेस। इसके बाद द नेक्स्ट केस इज जवेर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1954। ये केस आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो से रिलेटेड है। इस केस में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी पावर्स एक्ट 1946। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 के ऑर्डर्स कॉन्ट्रावेंशन होने पर सेक्शन 7 में 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न था। इसके बाद बॉम्बे लेजिस्लेशन ने 1947 में एक एक्ट पास किया जिसमें इम्प्रिजमेंट की पेनल्टी 3 इयर्स से बढ़ाकर 7 इयर्स एंड नॉट लेस देन 6 मंथ्स कर दी थी। अब दोनों एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर थे और दोनों एक दूसरे से इनकन्सिस्टेंट भी थे क्योंकि दोनों में इम्प्रिजनमेंट अलग अलग दी हुई थी। लेकिन बॉम्बे लेजिस्लेशन ने आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की असेंट से स्टेट लॉ के रिपग्नेंट होते हुए भी इस लॉ को ऑपरेटिव बना लिया। लेकिन 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 7 में अमेंडमेंट की और एसेंशियल सप्लाईज एक्ट के ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जिसमें 3 साल की इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न भी था। तो कोर्ट ने इस केस में फाइनली कहा कि बॉम्बे एक्ट ऑफ 1946 सेंट्रल एक्ट 1950 की अमेंडमेंट से इम्प्लाइडली रिपील्ड हो गया है और बॉम्बे एक्ट जिसमें 7 साल की इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न था वो अब सेंट्रल एक्ट से रिपग्नेंट है और दोनों एक्ट एक साथ प्रिवेल नहीं कर सकते। इसीलिए आर्टिकल 254 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग सेंट्रल एक्ट प्रिवेल करेगा। Now there are some more cases on doctrine of repugnancy which you should go through. The first is Hoist Pharmaceuticals versus State of Bihar। दीपचंद का केस है। एम करुणानिधि का केस हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद फोर्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वर्सेस श्री कृष्ण। तो ये सभी केसेस आप एक बार ज़रूर रीड करना। एंड इस वीडियो में हमने 3 आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। आर्टिकल 245 विच टॉक्स अबाउट distribution of powers between central and state legislature. After that we discussed the article 246
which talks about legislative power of parliament and state, and enumerated 3 lists of subject matters of making laws, and these lists are union list, concurrent list, and state list. And lastly, we had covered the doctrine of repugnancy under article 254. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय.